आपने 1498 की उस मशहूर घटना के बारे में तो सुना ही होगा, जब यूरोपीय लोग पहली बार समंदर के रास्ते भारत आए थे। पर आज हम इसे सिर्फ एक खोज के चश्मे से नहीं देखेंगे। आज हम चलेंगे 15वीं सदी के कालीकट। सोचिए, उस समय का कालीकट दुनिया भर के व्यापार का एक बेहद अमीर और हलचल से भरा ग्लोबल हब था। वहां के व्यापारियों के लिए इन अजनबी यूरोपीय जहाजों का आना वाकई एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था। और ये जो विरोधाभास था ना, वो वाकई हैरान करने वाला था। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ है भारत का पश्चिमी तट कालीकट, जो उस वक्त किसी महान स्वर्ण नगरी से कम नहीं था। बंदरगाहों पर मसालों के सचमुच पहाड़ लगे हैं, बेशकीमती रत्न और रेशम तो जैसे आम बात है। और दूसरी तरफ यूरोप से आए वो पुर्तगाली नाविक। कालीकट के व्यापारियों ने जब इन्हें देखा होगा तो वो पक्का सुन्न रह गए होंगे। ये कोई महान विजेता नहीं लग रहे थे, बल्कि स्कर्वी जैसी बीमारियों से जकड़े, फटे हाल और भूख से तड़पते हुए लोग थे, बिल्कुल जिंदा लाशों की तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये नाविक इतने बदहाल क्यों थे। असल में यूरोप की कड़ाके की ठंड में उनका जो बासी मांस था, उसे सड़ने से बचाने के लिए उन्हें मसालों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, खासकर काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। लेकिन दिक्कत क्या थी? इस पूरे व्यापार पर अरब व्यापारियों का दबदबा था। वो भारत से सस्ते में मसाले खरीदते और फिर यूरोप ले जाकर उन्हें मनमाने, बहुत ही ऊंचे दामों पर बेचते थे। और बस इसी हताशा ने यूरोप के शासकों को एक सीधा और खतरनाक समुद्री रास्ता खोजने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, यह सफर कोई आसान काम नहीं था। 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक नाविक अफ्रीका के एकदम निचले सिरे तक पहुंच भी गया, लेकिन वहां समंदर का खौफनाक रूप देखकर उसके पसीने छूट गए। वो हार मानकर वापस लौट गया और उसने उस जगह को नाम दिया तूफानों का अंतरीप। फिर करीब 10 साल बाद 1497 में वास्को डी गामा लिस्बन से निकलता है और मौत के समंदर को पार करते हुए आखिरकार 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर आ पहुंचता है। लेकिन इस सफर की जो खौफनाक हकीकत है ना, उसे अक्सर इतिहास की किताबों में दबा दिया जाता है। ताजे खाने की कमी से इन पुर्तगाली जहाजों का निचला हिस्सा सचमुच एक तैरते हुए मुर्दा घर और अस्पताल में बदल चुका था। नाविकों को स्कर्वी हो गया था, उनके दांत सड़ सड़ के गिर रहे थे और मसूड़ों से खून बह रहा था। बीमारी और भयानक तूफानों से टूट चुके इस दल ने तो बगावत तक कर दी थी। वो घुटनों के बल गिरकर वापस लौटने की भीख मांग रहे थे। उन्हें कोई भारत नहीं चाहिए था, उन्हें बस अपनी जान बचानी थी। पर वास्को डी गामा, उसकी क्रूर जिद इस एक बयान से साफ समझ आती है, अगर समंदर मुझे निगल नहीं जाता तो मैं पूरी दुनिया का व्यापार तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। जब उसके दल ने वापस मुड़ने की मांग की तो वो बिल्कुल नहीं घबराया। जानते उसने क्या किया? उसने अपनी तलवार निकाली, दिशा बताने वाले सारे उपकरण समंदर में फेंक दिए और अपने ही लोगों को मौत की धमकी देकर आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। मतलब हद ही कर दी। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की ऐतिहासिक विडंबना देखिए। जिस समंदर को खोजने का ये यूरोपीय लोग दावा करते हैं, वो हिंद महासागर असल में पहले से ही एक बहुत उन्नत और व्यस्त व्यापारिक नेटवर्क था। मालिंडी के तट पर वास्को डी गामा की मुलाकात एक ऐसे भारतीय नाविक से हुई जिसे मानसून की हवाओं और समंदर की धाराओं का अचूक ज्ञान था। जी हाँ, एक स्थानीय विशेषज्ञ। उसी ने इन भटके हुए, टूटे फूटे यूरोपीय जहाजों को सही रास्ता दिखाकर भारत तक पहुंचाया था। फिर आता है 20 मई 1498 का वो दिन। उस सुबह महीनों से जहाजों पर फैली सड़ांध और बीमारी की बदबू अचानक से गायब होने लगी और उसकी जगह किसने ली? समंदर की खारी हवा में घुली एक बेहद नशीली और खुशबूदार महक ने। चंदन, इलायची और काली मिर्च की वो खुशबू जिसके लिए उन्होंने ये जानलेवा सफर तय किया था। ये इस बात का पक्का इशारा था कि वो फाइनली उस स्वर्ण भूमि के करीब पहुंच चुके हैं। अब जब ये आमने सामने आए तो जो कल्चरल क्लैश हुआ वो वाकई देखने लायक था। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ हैं केरल के बेहद शक्तिशाली राजा ज़ैमोरिन। वो ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, हीरों और भारी भरकम सोने की जंजीरों से लदे हुए हैं, और उनके सामने खड़ा है वास्को डी गामा, जो तोहफे में क्या लाया है? कुछ सस्ती लकड़ियां, ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और थोड़ा सा शहद। सच में इस अजीबोगरीब और सस्ते तोहफे को देखकर दरबार के व्यापारियों और मंत्रियों की जो हंसी छूटी होगी ना, उसका तो हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। और ठीक यहीं पर कालीकट की शांतिपूर्ण व्यापारिक परंपरा और भविष्य की क्रूरता के बीच एक ऐतिहासिक टकराव हुआ। राजा ज़ामोरिन ने इस अजीब और फटेहाल विदेशी मेहमान का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया।
बल्कि हमारी भारतीय अतिथि सत्कार की परंपरा निभाते हुए बिना किसी खून खराबे के उसे व्यापार करने की इजाजत दे दी। पर उन्हें कहाँ मालूम था, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये उदारता अनजाने में एक ऐसा भयंकर तूफान ला रही है जो आने वाली कई सदियों को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस पूरी कहानी का सबसे चौंका देने वाला नंबर है 64। ध्यान से सुनिएगा। जब वास्को डी गामा मसालों से भरे जहाज लेकर वापस पुर्तगाल पहुंचा तो यात्रा का सारा खर्च, जहाजों का नुकसान, सब कुछ काटने के बाद भी उसे 64 गुना का सॉलिड मुनाफा हुआ। 64 गुना। और बस इसी एक अकेले नंबर ने इतिहास की पूरी दिशा ही पलट दी। जो सफर सिर्फ एक खोज अभियान के नाम पर शुरू हुआ था, वो अब एक कभी न खत्म होने वाले भयंकर लालच के युग में बदल गया। और ये 64 गुना मुनाफा कोई छोटी बात नहीं थी। इसने तो जैसे पूरे यूरोप में आग लगा दी। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन, वहां के शासकों की तो नींद ही उड़ गई। सब के सब यही सोचने लगे कि भाई अगर पुर्तगाल रातों रात इतना रईस हो सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। और देखते ही देखते हर यूरोपियन ताकत ने समंदर में अपने अपने जंगी जहाज उतार दिए। होड़ मच गई बिल्कुल। इसके बाद साम्राज्यवाद की जो शुरुआत हुई वो बहुत ही तेज और बेहद क्रूर थी। सोचिए, जो यूरोपीय शुरुआत में सीधे साधे व्यापारी बनकर आए थे, उन्होंने बहुत ही चालाकी से अपनी व्यापारिक चौकियों को हथियारों से लैस किलों में बदल दिया। देखते ही देखते यूरोपीय नौसेनाओं ने पूरे समंदर पर कब्जा कर लिया और फिर शुरू हुआ उनका सबसे खतरनाक खेल, कूटनीति के नाम पर स्थानीय भारतीय रियासतों को आपस में लड़ाना, जिसका अंत हुआ भारत पर सदियों तक चलने वाले ब्रिटिश राज के रूप में। उपनिवेशवाद का ये खौफनाक चेहरा बहुत जल्द सबके सामने आ चुका था। कालीकट के उन अमीर व्यापारियों की आंखों के सामने उनका वो शांत तट, जो कभी सिर्फ शांतिपूर्ण व्यापार का केंद्र था, अब तोपों की गड़गड़ाहट और बारूद की बदबू से दहलने लगा था। जिस देश को पूरी दुनिया सोने की चिड़िया बुलाती थी, उसे बेड़ियों में जकड़ दिया गया। यहाँ की बेहिसाब दौलत को लूट लूट कर यूरोप ले जाया गया ताकि उनके शहर चमक सके। और इस तरह भारत में शुरू हुआ सदियों तक चलने वाला एक सिस्टमैटिक और क्रूर शोषण। लेकिन रुकिए, इस पूरी दुखद कहानी में एक चीज है जो हमें बहुत प्रेरित करती है, और ये स्रोत हमें उसी असाधारण शक्ति की याद दिलाता है, भारतीय आत्मा की ताकत। देखिए, भारत सिर्फ जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिसे कोई भी अजनबी नाविक खोज ले। सदियों के उस अकल्पनीय शोषण, क्रूरता और गुलामी के घने अंधेरे के बावजूद इस देश की जो मूल पहचान थी, जो इसकी अमर आत्मा थी, उसे ये विदेशी ताकतें कभी भी पूरी तरह से कुचल नहीं पाई। और फिर आता है 1947 का वो ऐतिहासिक साल, वो साल जब आखिरकार उपनिवेशवाद की उन मजबूत बेड़ियों को एक ही झटके में तोड़कर फेंक दिया गया। ये सिर्फ एक देश की आज़ादी नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक खुला ऐलान था कि भाई, उस सोने की चिड़िया को आप कुछ वक्त के लिए पिंजरे में जरूर कैद कर सकते हैं, लेकिन उसकी उड़ान को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये स्वतंत्रता की सबसे बड़ी और शानदार जीत थी। तो इस पूरे सफर के अंत में ये ऐतिहासिक घटना हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिएगा जरूर, इस वैश्विक व्यापार की असली कीमत क्या होती है, और इन सो कॉल्ड ऐतिहासिक खोजों का असली खामियाजा आखिर भुगतता कौन है। मसालों की एक हल्की सी खुशबू से शुरू हुई इस कहानी के पीछे जो इतने गहरे अंधेरे छिपे हैं ना, वो हमें मजबूर करते हैं कि हम इतिहास को हमेशा एक नए और ज्यादा आलोचनात्मक नजरिए से देखें।